हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ अगत तंत्र। ठीक है, तो ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, बट अगत तंत्र की बेसिक चीजें जानने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट्स अभी अभी सेकेंड प्रॉफ में आए और वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं यही बोलना चाहूंगी, ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि ये आपको हो सकता है ये स्टार्टिंग में ये चैप्टर आपको कम समझ आए, बट ये आपका बेस बनाता है, आपको पूरे अगत तंत्र सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू देता है, क्योंकि आप यही सब चीजें पूरे अगत तंत्र में आगे जाके इन डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो तब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। बट कोशिश करना कि इनिशियल डेज में ही इस चैप्टर के श्लोकास भी आप याद कर लें। उस टाइम डिफिकल्ट लगेगा, बट आपको टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपके बाकी के चैप्टर्स कवर होंगे तो आपको वो सब चीजें समझ आने लगेगी। इस चैप्टर में मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगी, आपको श्लोकास याद करने हैं, क्योंकि वो श्लोकास बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक मैंने सिलेबस के पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि अगत क्या होता है। ठीक है, हम अगत तंत्र सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। तो अगत मतलब क्या है? तो अगत मतलब होता है अगत विष प्रतिकार है, जो विष का प्रतिकार करे, यानी जो विष को डिस्ट्रॉय करे उसे अगत कहते हैं। गदस्य अभाव अगद है। गद गद मतलब क्या होता है? गद सिनोनिम है रोग, रोग का अभाव है, उसी को हम अगत बोलेंगे, क्योंकि अगर हम विष को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, टॉक्सिन्स को रिमूव कर देंगे, तो हम आरोग्य हो जाएंगे, मतलब हेल्दी हो जाएंगे। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? अगत बोलते हैं। और जिस तंत्र में हम इसको पढ़ेंगे, जिस तंत्र में हम विष को हैंडल करना, विष को मैनेज करना, ट्रीट करना, ये सब सीखेंगे, उस तंत्र को हम क्या कहते हैं? अगत तंत्र। ये सुश्रुत संहिता की सूत्र स्थान का फर्स्ट जो चैप्टर है वेदोत्पत्ति अध्याय, उसके अंदर डलन में कमेंट्री में बताया गया है, और उसी चैप्टर में जो अगत तंत्र की डेफिनेशन दी गई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक आपको याद करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे फाइनल्स में जब आपके वाइवा होंगे आप कुछ भी नहीं बता पाओगे, तो आपको एग्जाम में ये भी बोलेगा चलो अगत तंत्र का डेफिनेशन बता दो, तो आपको ये तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। तो अगत तंत्र क्या है? अगत तंत्रम नाम सर्प कीट लूत मूषक आदि। ठीक है, अगत तंत्र जो है वो बहुत सारे पॉइजन के बारे में डिस्कस करता है। किस किस का पॉइजन? सर्प मीन्स स्नेक, कीट मीन्स इंसेक्ट, लूत मीन्स स्पाइडर, मूषक मीन्स रेट, और आदि मतलब और भी जो यहाँ नहीं लिखे गए उनके पॉइजन्स के बारे में भी बात करता है। फिर देखा दस्ट विष व्यंजनार्थम। दस्ट विष व्यंजनार्थम मतलब उसके बाइट के क्या फीचर्स होंगे उसके बारे में बात करता है। उसके बाइट के क्या साइन और सिम्टम्स होंगे वो भी हमें अगत तंत्र बताता है। फिर विविध विष संयोगे उपशमनार्थम, और भी जो विष के संयोग है, कॉम्बिनेशन है, उनके बारे में बात करते हैं, और उनका उपशमन। ठीक है, उनका उपशमन मतलब उनका मेथड ऑफ मैनेजमेंट भी हम अगत तंत्र में पढ़ते हैं। तो अगत तंत्र में हम क्या क्या पढ़ते हैं? बहुत सारे पॉइजन्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके बाइट्स के फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, और क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो पढ़ेंगे, मैनेजमेंट पढ़ेंगे, बहुत सारे जो कॉम्बिनेशंस है वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे पूरे साथ। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी क्या है? मॉडर्न में हम क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी पढ़ते हैं। ये ब्रांच ऑफ टॉक्सिकोलॉजी जिसके अंदर हम जितनी भी ड्रग्स, केमिकल्स, प्लांट्स या एनिमल या एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स या फिर हाउस होल्ड सब्सटेंसेस जिनसे भी पॉइजनिंग हो सकती है उन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं, और उन सभी के बारे में हम जानते हैं। उनके क्या क्लिनिकल फीचर्स है वो देखते हैं, उनका क्या डायग्नोसिस है वो देखते हैं, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं? क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में। स्कोप ऑफ अगत तंत्र। स्कोप ऑफ अगत तंत्र क्या है? तो जो आयुर्वेद का स्कोप है वही अगत तंत्र का स्कोप है। आयुर्वेद का क्या है? स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमन, वही इसका है कि हेल्दी इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना है और अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को ट्रीट करना है। करंट सिनेरियो के अंदर मैक्सिमम डिजीज जो है वो इडियोसिनेक्रेटिक एटियोलॉजी और जीनोबायोटिक्स की वजह से होती है। ये सब किससे रिलेटेड है? टॉक्सिन्स के कारण। जैसे हम देख लो, आजकल की डाइट देख लो, विरुद्ध आहार है, हम जो भी बाहर से खाते हैं वो पेस्टिसाइड्स फ्री नहीं है ना, तो बहुत सारा केमिकल्स यूज में होता है। हम डे टू डे हमारा काफी केमिकल से एक्सपोजर भी होता है, हर चीज जो भी हम यूज करते हैं वो केमिकल्स के साथ है, तो वो कहीं ना कहीं हमें आज इफेक्ट नहीं दिखाते, बट लॉन्ग टर्म्स में उनके काफी हार्मफुल इफेक्ट्स दिखे जाते हैं। तो वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं एंड देन बाद में टॉक्सिसिटी शो करते हैं। तो इसलिए हम आज के एरा में निर्विषीकरण का और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी डिजीजेस इसी वजह से हो रही है, लॉन्ग टर्म टॉक्सिन्स के एक्सपोजर की वजह से।
तो इन्हें विषकरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ अगत तंत्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगत योगास वहाँ हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं। अब इसमें थर्ड टॉपिक है सिलेबस के अंदर है, वो है विष का डेफिनेशन और पॉइजन का भी डेफिनेशन। तो विष क्या है, इन दोनों में से कोई भी एक श्लोक आप याद कर लेना। विषाद जननन त्वाच विषम इति विधीयते। जनन मतलब जब जिसके जनन पर विषाद हुआ, मतलब जिसको देखने के बाद सबको डिप्रेस्ड फील हुआ। विषाद मतलब होता है काफी डिप्रेस्ड, ठीक है, बहुत उदास हो जाना, ठीक है। जिसको देखने के बाद विषाद उत्पन्न हुआ उसके क्या कह दिया गया, विष कह दिया गया। जगत विष्णम तम दृष्टवा तेन शो विषसंगति, जिसे देखने के बाद दुख हुआ, वही इसका मीनिंग है। इसमें जगत विष्णु की जगह, जैसे आपने समुद्र मंथन वाली स्टोरी देखी होगी, तो उसमें अमृत से पहले विष की मतलब समुद्र मंथन में विष की उत्पत्ति हुई थी, है ना। तो वही विष, उसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए ये श्लोक दिया गया था कि जगत विष्णु, और उसको देख के सारे जो देवता सब लोग क्या हो गए थे, बहुत उदास हो गए थे ना। तो जिस चीज को देख के सब लोग उदास हो गए थे उसको क्या नाम दिया गया, विष नाम दिया गया। विष के सिनोनिम्स क्या होते हैं, तो श्वेत, गरल और कालकूट, ठीक है। तो ये तीनों सिनोनिम्स आपको याद कर लेना। विष के गुण क्या होते हैं, पॉइजन की डेफिनेशन में मैंने आगे कवर किया। विष के गुण क्या होते हैं, तो वैवाई च विकासी स्यात् सूक्ष्म छेदी मदावहम आग्नेयम जीवितहरम योगवाही स्मृतम विषम। तो ये जो गुणास है विष के, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर आपको ये गुणास नहीं समझ में आ रहा है, जैसे वैवाई फास्ट स्प्रेडिंग है, मतलब बॉडी के सूक्ष्म में तो सब्टल चैनल्स तक पहुंच जाता है, छेदन करता है, आग्नेय होता है, लाइफ को हरने वाला होता है। तो अगर आपको ये गुण, जैसे मेरे को लगता है कि आपने द्रव्य गुण में पढ़ा होगा तो गुण चैप्टर आपका क्लियर होगा। अगर आपको लगता है कि आपको गुण चैप्टर नहीं समझ में आया है, या फिर आपको शारंगर वाले कर्म नहीं समझ में आते हैं जो भी बताए गए, तो ये वैवाहिक विकास ये सब आप शारंगर संहिता से पढ़ते हैं द्रव्य गुण में। तो अगर आपको नहीं समझ में आया आता है वो चैप्टर, तो आप मुझे बोला, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगी। फिर आता है पॉइजन का डेफिनेशन। पॉइजन क्या बोला गया, पॉइजन इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड, ingested, swallowed, is capable of acting deleteriously on the body। मतलब पॉइजन ऐसी सब्सटेंस है जिसको अगर बॉडी में एडमिनिस्टर कर दिया जाए या फिर गलती से उसे इंजेस्ट कर लिया जाए, स्वेलो कर लिया जाए, तो उसके काफी खतरनाक इफेक्ट हमारी बॉडी में देखे जाते हैं, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि विष, मद्य और ओज के गुण में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ इन्हीं तीनों का क्यों लिखा गया है, तो इन तीनों के जो गुणांश है ना, ये का मतलब जैसे जो विष और मद्य उसके सिमिलर गुणांश है, और जो ओज है उनके उसका डायरेक्टली अपोजिट गुणांश है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो विष और मद्य के ऑलमोस्ट सिमिलर गुण होते हैं, और विष और ओज के बिल्कुल अपोजिट गुण होते हैं। विष और मद्य तीनों के 10 गुण है, ठीक है। जैसे और विष में क्या होता है, अनिर्देश्य रस होता है, मतलब ऐसा आइडेंटिफाइबल टेस्ट नहीं होता है। पर मद्य का क्या होता है, अम्ल रस होता है। बस यही एक डिफरेंस है। बाकी ओज और विष जो है बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट है। जैसे आप इसको श्लोका फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। जैसे विष और मद्य का क्या है, दोनों का लघु है, रुक्ष है, आशु है, विशद है, व्यवाही है, तीक्ष्ण है, विकासी है, सूक्ष्म है, उष्ण है। बस ये डिफरेंस है, ठीक है। विष का क्या होता है, अनिर्देश्य रस, और मद्य का क्या होता है, अम्ल रस। ओज का बिल्कुल अपोजिट है, लघु का गुरु। विष से भी अपोजिट लिख सकते हैं आप, मद्य से भी लिख सकते हो, दोनों से अपोजिट है। लघु का गुरु, रुक्ष का स्निग्ध, आशु का स्थिर, विशद का पिच्छिन्न, प्रसन्न, मृदु, लक्षण, बैल, शीत और मधुरस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि विष और मद्य का बिल्कुल सेम है और इसका बिल्कुल अपोजिट है। फिर विष की गति, विष की गति क्या होती है, तो जांगम स्यात् अधोगम ऊर्ध्वभागम तो मूलजम तस्मात् दंष्ट्रा विषम मौलम हंति मौलम च दंष्ट्रा। जैसे जो जांगम विष होते हैं वो उसकी गति क्या होती है, अधोगति होती है, उसका बॉडी में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। स्थावर विष जो होता है उसका ऊर्ध्व गति होती है, मतलब अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो दोनों का
अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम इन दोनों के एक्शंस को हम एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने में यूज में ले सकते हैं, यानी हम प्रतिविष चिकित्सा भी कर सकते हैं। जैसे हम प्रतिविष चिकित्सा कहाँ करते हैं, प्रतिविष मतलब समझ गए ना कि अगर स्थावर विष है तो उसमें हम जांगम विष की हेल्प से चिकित्सा कर सकते हैं, जांगम विष है तो हम उसमें स्थावर की हेल्प से चिकित्सा कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रतिविष चिकित्सा। जैसे हम करवीर और अर्क आदि योग, ठीक है, ये ओरिजिन है, प्लांट ओरिजिन है, इसको हम किस में दे रहे हैं, सर्प चिकित्सा के अंदर, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ विष, तो यहाँ पे मैंने सभी आचार्य के हिसाब से दिया है। आचार्य चरक का क्या है, विष दो में क्लासिफाई किया गया, स्थावर और जांगम। सुश्रुत ने क्या किया है, सुश्रुत ने क्या, स्थावर, जांगम और कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल पॉइजन। वाग्भट ने क्या किया, कृत्रिम, अकृत्रिम और कृत्रिम, फिर अकृत्रिम को यानी नेचुरल ओरिजिन को दो में कर दिया है, स्थावर एंड जांगम। तो ऑलमोस्ट सबका सिमिलर ही है, बस कुछ लिखने का तरीका इधर उधर है। तो आपको आचार्य का अकॉर्डिंग याद होना चाहिए, आचार्य चरक, सुश्रुत और आचार्य वाग्भट। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम याद कर लेना है, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे, जैसे कुछ जो होते हैं वो सिर्फ इरिटेट, मतलब वो सिर्फ नहीं, सिर्फ पॉइजन बहुत हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं। जैसे कुछ पॉइजन होते हैं वो क्या करते हैं, इरिटेंट्स होते हैं, वो हमारी म्यूकोजल लेयर को इरिटेट करते हैं। कोरोसिव मतलब कोरोजन करते हैं, एकदम अल्सरेट कर देते हैं म्यूकोजल लेयर को। सिस्टमिक, कुछ पॉइजन डायरेक्ट सिस्टम्स पे इफेक्ट करते हैं। मिसलिनियस, जिनकी और अदर एक्टिविटीज भी देखी गई है। तो कोरोजन्स क्या होता है, कोरोसिव्स क्या होंगे, हाईली एक्टिव इरिटेंट्स हैं जो सिर्फ इन्फ्लेमेशन नहीं, टिश्यूज का अल्सरेशन भी कर देते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बॉडी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कोरोसिव का दो क्लासिफिकेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में दो आते हैं, फिर क्लासिफिकेशन फर्दर दो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्गेनिक का है ऑक्सैलिक एसिड और एसिटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन में क्या आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इरिटेंट्स में क्या आता है, इरिटेंट्स क्या करता है, वो इन्फ्लेमेशन करता है, जीआईटी, और फिर सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, जैसे पेन, एब्डोमेन पेन, वॉमिटिंग और पर्जिंग यानी डायरिया। इसके तीन टाइप्स है, मैकेनिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मैकेनिकल क्या करता है, सीधा स्टमक इंटेस्टाइन को डैमेज कर देता है, जैसे डायमंड डस्ट, ग्लास पाउडर, हेयर्स। ऑर्गेनिक में क्या आएगा, प्लांट और एनिमल। प्लांट में क्या आएगा, इरिटेंट में अर्क, चित्रक, बल्लातक, ये सब इरिटेंट्स है। और एनिमल में आएगा स्नेक, स्पाइडर और स्कॉर्पियन। मेटेलिक में क्या आएगा, इनऑर्गेनिक का दो है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में आएगा आर्सेनिक, लेड, मरकरी, और नॉन मेटेलिक में आएगा आयोडीन और फॉस्फोरस, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, चार क्लासिफिकेशन है, कोरोसिव, इरिटेंट, सिस्टमिक और मिसलिनियस। कोरोसिव में क्या पढ़ा हमने, फिर से फर्दर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इरिटेंट्स का फर्दर क्लासिफिकेशन तीन है, मैकेनिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का दो हो सकता है, प्लांट और एनिमल, और इनऑर्गेनिक का मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। फिर आता है सिस्टमिक, ऐसे पॉइजन जो पर्टिकुलर सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें मैंने ये चार्ट फॉर्म में दिखाया है। सिस्टमिक, सेरिब्रल जो सीधा सीएनएस को इफेक्ट करेंगे, स्पाइनल, पेरिफेरल, कार्डियक और एस्फिक्सियन। तो सेरिब्रल का बाकी सब बता देते हैं, स्पाइनल हो गया कोपिलो, पेरिफेरल में हो गया कोनियम और क्यूरे, कार्डियक में होगा डिजिटैलिस और निकोटीन, एस्फिक्सियन में आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और गैसेस। तो सेरिब्रल के तीन है, डिलीरियंट, सोमनिफेरस, इनेब्रियंट, ठीक है। डिलीरियंट में क्या आएगा, जो डिल्यूजन कॉज करे, कॉन्शियसनेस को अल्टर करे और हेलुसिनेशन कॉज करे, जैसे भांग और धतूरा। सोमनिफेरस जो सेडेटिव होते हैं, पेन रिलीविंग होते हैं, जैसे ओपियम। इनेब्रियंट में क्या होता है, जो एक्साइटमेंट कॉज करते हैं या फिर नार्कोसिस कॉज करते हैं, जैसे अल्कोहल, ठीक है। तो ये आप इस चैप्टर में अगर एक बार पढ़ लेंगे तो जब आप फर्दर आगे जाके सब्सटेंस ऑफ अब्यूज पढ़ेंगे, आप ना स्थावर विष पढ़ेंगे, जांगम विष पढ़ेंगे, आप मेटेलिक पॉइजन्स पढ़ेंगे, तब आप वापस इसको रिकॉल करते रहोगे तो आपको ये थ्रू आउट द ईयर अच्छे से याद हो जाएगा। मिसलिनियस में मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए, जैसे एनाल्जेसिक का एस्पिरिन, एंटीपायरेटिक का पैरासिटामोल, एग्रोकेमिकल्स में पेस्टिसाइड, फ्यूमिजेंट्स, रोडेंटिसाइड्स और हर्बिसाइड्स, ठीक है। फिर आता है हमारे पास स्थावर विष। देखो हम इन सब चीजों को पॉइजन के क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे हैं, ठीक
ठीक है। बट हम इन्हें मेडिसिन केस में तो प्रॉपर डोजिंग हमेशा मैटर करती है। हम अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं यूज़ कर रहे हैं, रिक्वायर्ड ड्यूरेशन में नहीं यूज़ कर रहे हैं, एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं, तो उसके पॉइजनस इफेक्ट हमारी बॉडी में जरूर देखने को मिलते हैं। स्थावर विष के अधिष्ठान और जांघा विष के अधिष्ठान दोनों का श्लोक आपको याद करना है। अभी आप इन्हें सिर्फ याद करेंगे, जब फर्दर चैप्टर्स आप आगे पढ़ेंगे स्थावर और जांघा ये सब डिटेल में, तब आपको ये सब इजीली समझ में आ जाएंगे। बट मैं आपको बोलूंगी आपको इस चैप्टर के श्लोक का जरूर याद करना है। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीर सार एव च निर्यासो धातुश्च कंदश्च दशम स्मृत। तो कितने अधिष्ठान है स्थावर विष के? 10 अधिष्ठान, ठीक है। तो याद होना चाहिए क्या क्या है? मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक, शीर, निर्यास, धातु, कंद और सार। मूल का एग्जाम्पल है चित्रक, पत्र का है टोबैको, फल का है भल्लातक, पुष्प का है कैनाबिस, त्वक का है थिवेटा परवेना, क्षीर का है कैलोट्रोपिस स्मूही क्षीर, अर्क क्षीर, निर्यास का हो गया ओपियम, धातु जैसे हड़ताल, कंद हो गया वत्सनाग और सार यानी अत्रि पाचक। जांगम विष का क्या होगा? तो जांगम विष के देखो दृष्टि, निश्वास, दंष्टा, नख, मूत्र, पुरीश, शुक्र, लाल, आर्तव, मुख, शमदम, विष, अर्ध, तुंड, अस्थि, पित्त, शुक, शवय, नीति। तो ये आपको याद कर लेना है। ये मैंने सबके कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, मीनिंग लिखा है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप याद करेंगे, आपको कंप्लीट श्लोक आपको याद करना है। तो ये पॉइजन, वेनम और टॉक्सिन्स का डिफरेंस, ठीक है। तो पॉइजन क्या होता है? जो हमारी बॉडी में कैसे एंटर कर रहा है? स्वेलोइंग से, इनहेलिंग से या फिर एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन। इसका इफेक्ट एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है जैसे अल्कोहल और आर्सेनिक। वेनम क्या होता है? जो किसी बाइट और स्टिंग से एंटर करता है, ठीक है। बाइट और स्टिंग से एंटर कर रहा है उसे हम वेनम बोलेंगे। जैसे स्नेक बाइट हो गया, स्कॉर्पियन स्टिंग हो गया, ठीक है। ये सीधा एक्टिवली ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर होता है। टॉक्सिन्स क्या होता है? ये जो होता है ना, ये मोस्टली प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। ये जो सेल्स होती है उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस विद इन द लिविंग सेल्स, और मोस्टली प्रोटीन होंगे, पॉलीपेप्टाइड्स होंगे। इंस्टेंट डेथ हो जाती है इससे, जैसे मशरूम टॉक्सिन और टेटनस टॉक्सिन। Route of administration of poison. Route is defined as the path by which a drug, fluid, poison or any other substance is taken in the body. ठीक है। इसके दो रूट्स हो सकते हैं, एंट्रल रूट और पेरेंटल रूट। एंट्रल रूट मतलब जो जीआई से रिलेट करेगा। तो कैसे एंटर हो सकता है जीआई से? बाय माउथ और रेक्टम। तो इसका रूट ओरल भी हो सकता है और रेक्टल रूट भी हो सकता है। ओरल ओल्डेस्ट है, सेफर है, चीपर है, पेनलेस है, नॉन इन्वेसिव है और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। रेक्टल रूट में कन्वेंशनल और नोवल। कन्वेंशनल्स में सपोजिटरीज लाइक वर्दी, सस्पेंशन, जेल, टैबलेट्स। नोवल में क्या क्या? लाइपोसोम्स, माइक्रोस्फीयर्स, नैनो पार्टिकल्स और मिसलिनियस। तो ये सब जब हम ऑलरेडी डीजी में पढ़ते हैं ना, वही सब सेम चीजें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहे मेडिसिन का हो चाहे पॉइजन का हो, रहेगी वही चीजें। पैराएंट्रल क्या हो सकती है? तो माउथ और रेक्टम रूट के अलावा जो भी है वो सब पैराएंट्रल में आएगा। इंट्राडर्मल, इंट्रावीनस, इंट्राओशियस, इंट्राआर्टेरियल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इनहेलेशन। अगर हम आयुर्वेद में देखेंगे मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन, तो क्या क्या है? अन्न, पान, दंत कास्ट यानी टूथब्रश, अभ्यंग, ऑयल, ठीक है। फिर क्या है? ये अवलेखन यानी हेयर कॉम, अवलेखन, ठीक है। उत्साधन यानी पाउडर जो मसाज करते हैं उससे। कषाय के फॉर्म में सकता है, परिषेक, अनुलेप, किसी पे लेप लगाया। स्रक्षु, स्रक्षु मतलब होता है गार्लैंड्स। वस्त्रेशु, क्लोथ के अंदर। शय्यासु, बेड पे। कवच धारण, कवच भारण, कवच मतलब जो कवर है, जो ओढ़न होता है जिसको बोलते हैं वो। आहार, आहरण मतलब क्या हो गया? हमारे ऑर्नामेंट्स। पादुका या पाद पीठेश यानी जो फुटवेयर्स होती है या फिर फुट रेस्ट होता है, उस पर भी पॉइजन हो सकता है, ठीक है। ये सब बताया गया है कि कैसे कैसे लोग पुराने जमाने में कोई खाने में लगा देता था, कोई कपड़ों पे लगा देता था, किसी के कॉम में कोई पॉइजन लगा के चला जाता था। तो कैसे कैसे पॉइजन, गजवाजिना में एनिमल्स के ऊपर जब बैठते थे तो उसके ऊपर भी वो रह जाता था। नस्य के फॉर्म में, धूम के फॉर्म में, अंजन के फॉर्म में, और इन सभी के लक्षण भी हमें उस अकॉर्डिंग देखने को मिलते हैं। लक्षणानि प्रवक्ष्यामि चिकित्सा अपि अनंतरम, ठीक है। फिर वैसे इनका ट्रीटमेंट भी उसी चैप्टर में कंटिन्यू बताया गया है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ पॉइजन, कैसे पॉइजन एक्ट करता है? तो जैसे हम ड्रग्स का पढ़ते हैं ना, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स, ऐसे हम पढ़ते हैं टॉक्सिकोकाइनेटिक्स, कि एक बार हमारे पॉइजन अगर
बॉडी में एंटर होता है तो बॉडी का क्या रिस्पॉन्स रहता है उस पॉइजन के तरफ, ठीक है। हाउ अ सब्सटेंस गेट्स इनटू द बॉडी एंड व्हाट हैपेंस इन द बॉडी इज डेल्ट इन टॉक्सिकोकाइनेटिक्स। तो 4 फैक्टर्स है जो हम ऑलरेडी पढ़ते भी, ADME आपको याद क्या करना है, ADME एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ADME याद करना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जैसे पॉइजन एंटर करेगा बॉडी में तो पॉइजन ब्लड स्ट्रीम से, जो साइट ऑफ एक्सपोजर से ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा, ये इनहेलेशन के थ्रू भी एंटर कर सकता है, इंजेक्शन के थ्रू भी, स्किन या फिर इंजेक्शन के थ्रू भी। रूट डिपेंड्स ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी, पीएच एंड रूट रेट, मतलब किस रेट से एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी सॉल्युबिलिटी, पीएच और किस रूट से वो दिया गया है, इस पे वो डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार जब पॉइजन एब्जॉर्ब हो जाएगा तो जो ब्लड फ्लो है उसके हिसाब उसके अंदर प्रोटीन या जिससे भी वो बाइंड होता है, जो भी उसका मैकेनिज्म है उसके बेसिस पे वो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म, मतलब हमारी जो बॉडी है वो उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी बहुत स्मार्ट है, उसको पता है चीज़ों से कैसे डील करना है, तो वो उस पॉइजन को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी, वाटर सॉल्युबल बनाएगी मोर और मोर, ताकि उसको बॉडी से कैसे भी एक्सक्रीट किया जा सके। एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म के बाद उस पॉइजन को कैसे भी हमारी बॉडी से रिमूव करना, जिसके मेजर रूट्स है किडनी वाया यूरिन, लिवर वाया बाइल, लंग्स बाय वोलेटाइल टॉक्सिन्स, सलाइवा, स्वेट, इन सभी रूट से एक्सक्रीशन हो सकता है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ पॉइजन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ठीक है। विषम ही देहम संप्राप्य प्राग दुष्यति शोणितम कफ पित्त अनिलांश समम दोषम स आशयान तत्व हृदय अस्थाय देहोच्छेदाय कल्पते। मतलब पॉइजन क्या करेगा, सबसे पहले ब्लड को विशेड करेगा, फिर वो हमारे बॉडी के जो तीनों दोष है, कफ पित्त अनिलांश, ठीक है, उन तीनों को क्या करेगा, विशेड करेगा। फिर सह आशयान लिखा है ना, तो बाद में वो हमारे बॉडी के जो आशय है उनको विशेड करेगा, फिर हमारे हृदय को, और ये क्या हो जाएगा, और फेटल हो जाएगा। फिर आएगा फैक्टर्स मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ पॉइजन। पॉइजन का एक्शन जो है वो किस किस फैक्टर से मॉडिफाई हो सकता है, तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एज, इडियोसिंक्रेसी, डोज, कंसंट्रेशन, केमिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, एडिक्शन, हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, इन सभी चीजों पर वो डिपेंड करता है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक पॉइजन को कैसे एडमिनिस्टर किया, वो ओरली दिया गया है, हाइपोडर्मली दिया गया है, इंट्रामस्कुलरली दिया गया है, इंट्रावीनसली दिया गया है, रेक्टली दिया गया है, तो किस रूट से दिया गया है उस पर उसका एक्शन काफी डिपेंड करेगा। इंट्रावीनसली दिया गया होगा वो फास्टली एक्ट करेगा कंपैरेटिवली ओरल के, ठीक है। एज का भी काफी रिलेशन है पॉइजन से, क्योंकि जो डोज चिल्ड्रन के लिए, जैसे अगर एडल्ट वाला डोज ये अगर किसी चिल्ड्रन को दे दिया जाएगा तो ज्यादा सीवियर होगा ना, क्योंकि बेबी बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो ये ड्रग्स के केस में भी अगर हम एडल्ट वाला ड्रग डोज अगर बच्चे को देंगे तो भी पॉइजनस इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो एज भी काफी इंपॉर्टेंट है। इडियोसिंक्रेसी मीन्स अनएक्सपेक्टेड एलर्जी या फिर इंटॉलरेंस, जैसे बहुत से मेडिसिन के केस में होता है, बहुत से लोगों को पैरासीटामोल से भी एलर्जी होती है, बहुत से लोगों को पेनिसिलिन से, फूड स्टफ लाइक एग, इन सब से एलर्जी होती है। तो बहुत से अनएक्सपेक्टेड एलर्जी कॉज भी हमें देखने को मिलते हैं पॉइजन के एक्शन में। डोज, जैसे अगर एस्पिरिन को प्रॉपर डोज में दिया जाएगा तो वो एनाल्जेसिक है, पर अगर हायर डोज में दिया जाएगा तो वो फेटल है, तो डोज भी मैटर करता है। कंसंट्रेशन ऑफ पॉइजन वो भी डिपेंड करता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो तभी बर्न देगा जब वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा, अगर वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा तो नहीं, पर अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा तो वो बर्न कर देगा। केमिकल स्टेट ऑफ पॉइजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जैसे सॉलिबिलिटी, एब्जॉर्प्शन, इन सब से भी पॉइजन का एक्शन जो है वो मॉडिफाई हो सकता है। फिजिकल स्टेट की पॉइजन गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड में भी फाइन फॉर्म में या कोर्स फॉर्म में, तो इन सब चीजों से भी इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। एडिक्शन, जैसे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पॉइजन और अ ड्रग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन कैन लीड्स टू डिमिनिश्ड इफेक्ट। एडिक्शन टू मॉर्फिन, मतलब जैसे किसी भी चीज से एडिक्शन हो जाना तो धीरे धीरे बॉडी की हैबिचुअल हो जाती है, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि पॉइजन का मतलब उस पर एक्शन नहीं होगा, बस एक्शन होगा पर वो मॉडिफाई हो चुका है, उसने अपनी बॉडी को थोड़ा थोड़ा डोज देके थोड़ा सा वो बना दिया कि वो स्मार्टली उसे हैंडल कर पा रही है, पर लॉन्ग टर्म में वो हमें इफेक्ट जरूर देखने को मिलेंगे। हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल,
हेल्दी नॉर्मल इंडिविजुअल कैन स्नैक, मतलब देखो इसमें ये बताया गया बेसिकली अगर कोई ऑलरेडी बीमार पर्सन है तो एक हेल्दी पर्सन है, दोनों में से अगर किसी में भी हायर डोज ऑफ मेडिसिन गया फिर किसी ने पॉइजन का इंटेक किया है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पहले जो बीमार है उसका हो, क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी उस स्टेट में नहीं है कि वो उससे फाइट कर पाए या उसको खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, तो वही इसमें बताया गया। फिर विषवर्धक भाव, जैसे हमने इसमें फैक्टर्स पढ़े क्या क्या, वैसे हम आयुर्वेद में वो बताया गया कि विषवर्धक भाव क्या क्या। तो अगर किसी ने पॉइजन का इंटेक कर लिया, ठीक है, तो कैसे उस पॉइजन का इफेक्ट और बढ़ सकता है, तो श्रुत तृष्णा मतलब हंगर थर्स्ट से, हीट अगर ज्यादा हो रही है तो वीकनेस, एंगर अगर गुस्सा कर रहा है वो, ग्रीव, फियर, एक्सर्शन, इंडाइजेशन। तो इन इस सब में मोस्टली चीजें वो है ना जो वात को बढ़ाती है, तो अगर वात बढ़ेगा तो जो विष होगा वो जल्दी फास्टली बॉडी में स्प्रेड करेगा और फास्टली वो हृदय तक पहुंचेगा और फेटल में एक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो ये मोस्टली जो वो साइन चीजें बताई गई है वो मोस्टली वात को एग्रीवेट करने वाली है, ठीक है। फिर आता है एक टॉपिक विष संकटा। विष संकटा मतलब ऐसे कौन से केसेस है जिसको तो हम मान सकते हैं कि बहुत कम चांसेस है कि वो पर्सन बचेगा। तो विष, ये भी श्लोक आपको याद कर लेना है, विष प्रकृति काल अन्न दोष दुष्यादि संग में, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा केस है जिसमें विष की प्रकृति का, काल का, अन्न का, दोष का, दुष्य का और कोई भी सिमिलर फैक्टर्स का अगर कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वैसे केसेस काफी फेटल होते हैं। विषम संकटम उद्दिष्टम शतस्य एकोत्र जीवित, मतलब 100 में से एक, 100 में से एक ही पर्सन ऐसा लकी होगा जो उस कंडीशन को विथस्टैंड करके बच पाएगा। जैसे अगर विष की प्रकृति पित्त है, जो काल है वो वर्षा ऋतु, वर्षा में ऑलरेडी संचय हो रहा होगा। विष अन्न, जैसे उसने पित्त प्रकृति के विष लेने के बाद वो विष अगर उसकी बॉडी में गलती से भी चला गया या किसी ने इंटेंशनल से दे दिया है और उसने आहार में सर्षप आदि जो कि ऑलरेडी बहुत उष्ण और तीक्ष्ण होता है वो ले लिया है। दोष, उसका विष का दोष भी पित्त है, पर्सन की प्रकृति भी पित्त है। फिर जो दूष्य है वो भी रक्त का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये जो है ये कॉम्बिनेशन काफी फेटल माना जाता है, इसे विष संकटा कहा जाता है। फिर आता है हमारा इसमें विष वेग, वेगांतर, स्थावर विष वेगानुसार लक्षण और चिकित्सा फॉर विच इज ऑल्सो वेरी। इस चैप्टर में मैं आपको कोई भी टॉपिक ऐसे छोड़ने का नहीं बोलूंगी, जैसे मॉडर्न वाले क्वेश्चन मैंने फिर भी कम देखे, बट आयुर्वेद के जितने भी टॉपिक्स है उसका कहीं ना कहीं कैसे ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन जरूर आया है। तो विष वेग क्या होता है, धातव अंतरेशु या सप्त कला संपरिकीर्तिता तासव एक एक अतिक्रम में वेगम प्रकृति विषम। तो हमारी बॉडी में हमने जैसे फर्स्ट ऑफ में भी पढ़ा है कि हमने कला पढ़ी है, ठीक है। तो जब विष बॉडी में एंटर करेगा तो एक एक कला को क्या करेगा, पास करता है ना। तो जब वो एक कला से दूसरी कला में पास करता है और जो धातु है बीच में उनको जब वो पास करता है तो एक वेग विष का देखने को मिलता है। जैसे उस वेग में क्या होता है, सिम्टम देख, जैसे जैसे वो और क्रॉस करता रहेगा सिम्टम्स और सीवियर हमें देखने को मिलेंगे। तो आचार्य चरक ने 8 वेगास बताया विष के, जिसमें जो 8th वेग है उसे क्या कहा गया है, मृत्यु। कि अगर विष के 7 वेग आ चुके हैं तो पर्सन की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, जिसे 8वां वेग माना गया है। आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने कितना माना है, 7 माना है, ठीक है। वेगांतर, वेगांतर क्या है, येन अंतरेण तु कलाम काल कल्प भिन्नति समीरणैः ऊह्यमानं तत्तु वेगांतरम स्मृतम्। मतलब जब वो एक कला से दूसरी कला को क्रॉस करा तो बीच का जो टाइम इंटरवल है और वो किस किसके समीरणैः ऊह्यमानं, मतलब वो किस दोष के से वो क्रॉस कर पाता है, तो कौन सा दोष उसको लेके जाता है, तो वो वात दोष होता है, ठीक है। वात दोष की हेल्प से जब वो एक कला से दूसरी कला क्रॉस कर रहा होगा तो बीच का जो टाइम इंटरवल है उसे हम क्या बोलते हैं, वेगांतर, ठीक है। अब हमें ये याद कर लेना कि स्थावर विष वेग के क्या लक्षण है और क्या चिकित्सा है, तो उसको मैंने याद करने के लिए श्लोका लिखा है। तो श्लोका आपको अगर याद नहीं भी होता तो आपको लक्षण तो याद करने ही है, तो मैंने एक एक करके यहाँ लक्षण अलग से भी लिखे हैं। फिर मैंने यहाँ पे कुछ लक्षण को याद करने के लिए ये ऐसा पिक्चर दिखाया है ताकि हम थोड़ा सा माइंड मैपिंग करके उस चीज को याद कर पाए। जैसे ऐसे इमेजिन करो किसी ने विष का इंटेक किया, ठीक है, उसने अगर विष लिया है तो सबसे पहले क्या है, स्थावर से वेगे तो प्रथम निर्नाम से किसी ने अगर स्थावर विष ले लिया है तो प्रथम फर्स्ट वेग में क्या देखने को मिलेगा, तो जैसे उसने माउथ से इंटेक किया है तो फर्स्ट वेग में क्या होगा, माउथ के सराउंडिंग जो एरिया उसमें हमें वो साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे शाव, जिह्वा, ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ टंग,
स्तब्ध जिह्वा, टंग जो होगी वो स्टिफ हो जाएगी, ठीक है, माउथ से उसने इनटेक किया तो जिह्वा शार्प हो जाएगी और काफी स्टिफ हो जाएगी। फिर उसे श्वास लेने में दिक्कत होगी और मूर्छा, ठीक है। तो ये चारों साइन सिम्टम्स हमें किस में देखने को मिलेंगे? फर्स्ट वेव में। शार्प जिह्वा, माउथ, क्योंकि देखो सबसे पहले उसने पॉइजन माउथ से लिया है तो शार्प जिह्वा, स्तब्ध जिह्वा, फिर उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी और हेड से रिलेटेड क्या साइन है? मूर्छा, उसको क्या होगा? चक्कर आने लगेगा। तो देखो ये फर्स्ट वेव के साइन और सिम्टम्स हमने याद कर लिए। अब सेकेंड वेव में क्या होगा? सेकेंड वेव में जैसे मान लो कंठ तक आ गया पॉइजन, ठीक है, थ्रोट तक उसने लिया है, अब थ्रोट तक आ गया, तो कंठ में क्या होगा? कंठ रुझा होगी। अब यहाँ आते वो बॉडी में स्प्रेड कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि कंठ आ गया तो इतनी सारी लोकेशन से तो जा रहा हूँ, तो उसकी वजह से क्या राइज होगा? पूरी बॉडी में ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे, दर्द देखने को मिलेगा और बर्निंग होगी, ठीक है। तो क्या क्या 4 सिम्टम्स है? कंठ रुझा, वेपथु, साध और दाहर, ठीक है। तो ये हमने सेकेंड वीक के साइन और सिम्टम्स भी याद कर लिए। तो आप अगर ऐसे इमेजिन करके याद करें तो आपको जरूर याद हो जाएगा। फिर थर्ड वीक क्या होगा? थर्ड वेव, अब देखो कंठ के बाद ये जब स्प्रेड कर रहा था तो ये अब कहाँ पहुंच गया? हृदय पे। तो हृदय में क्या देखने को मिलेगा? हृदय वेदना। हृदय वेदना जब देखो, जब भी हम कभी ऐसे दुखी होते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आते हैं, हमें चेस्ट पेन होता है ना, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, हमें चेस्ट पेन भी होता है, हमारे आंखों से आंसू है, तो हरित शून्य लोचन, मतलब जो आइस का कलर है वो चेंज होने लगेगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये इसी वेग में ये विष नीचे जा रहा होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? आमाशय शूलम, पेट में भी उसको दर्द होने लगेगी। और एक मिलेगा तालु शोष, ठीक है। तालु शोष मैंने ऐसे याद किया था, अगर सारा आंखों से ऐसे सब कुछ आंखों में प्रॉब्लम होगा, रो रही हूँ मैं, तो बहुत बॉडी में से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो तालु शोष मतलब कुछ भी आप स्टोरी बना के याद कर सकते हो। तो अभी तक जैसे फिर हमने थर्ड वीक भी और थोड़ा थोड़ा याद तो कर लिया है कि हृदय वेदना होगा, फिर जैसे ही हार्ट से स्टमक पे जाएगा तो आमाशय शूल होगा, और हार्ट में दर्द हो रहा है तो बहुत ऐसे आंखों में क्या हो जाएगा? रोने की वजह से डिस्कलरेशन और स्वेलिंग हो जाएगा, और पैलेट हमारा क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। तो हमने 3 वेग याद किए कि हमने सबसे पहले विष को जब माउथ में रखा तो हमारी टंग क्या हो गई? स्याव जिह्वा हो गई, स्तब्ध हो गई, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और मूर्छा होने लगा। सेकेंड वेग में क्या हुआ? सेकेंड वेग में पॉइजन ट्रेवल करके कंठ में आया, तो कंठ में रुझा हुई, फिर वो वहां से बॉडी में स्प्रेड करा, इसलिए बॉडी में दाह हुआ, साध हुआ और वेपत यानी शिवरिंग या फिर ट्रेमर्स होने लगे। थर्ड वेग में क्या हुआ? और ट्रेवल करते वो पूरे हृदय तक पहुंचा, स्टमक तक पहुंचा, तो दोनों जगह पहुंचा तो दोनों जगह पेन होने लगा, आंखों में डिस्कलरेशन और स्वेलिंग होने लगी और तालु शोष होने लगा। अब आता है हमारा फोर्थ वेग। अब जैसे ही वो स्टमक आया उसके बाद वो ट्रेवल करके कहाँ जाएगा? पक्वाशय में। तो पक्वाशय के क्या 2 सिम्टम्स है? पक्वाशय तोड़ यानी पेन, और आंत्र कुंजन जो साउंड होता है और भी वैसा साउंड, आंत्र में आवाज आने लगेगी। फिर और क्या? अब हमारा जब पेट में दिक्कत रहता है तो क्या क्या देखने को मिलता है? शिरो हेडेक होने लगता है। फिर ये 3 सिम्टम्स आप एक्स्ट्रा याद करना है, हिक्का, कास और शिरोरुजा, ठीक है। तो ये हमने फोर्थ वीक का भी हमने याद कर लिया। तो पक्वाशय तोड़, आंत्र कुंजन, इन दोनों की वजह से क्या होगा? शिर गौरव में या फिर शिरोरुजा। फिर 2 सिम्टम्स आपको याद क्या करना है? हिक्का और कास। फिर आता है हमारा फिफ्थ वेग। फिफ्थ वेग जब और आगे कला को जब क्रॉस कर रहा होगा पॉइजन, तो क्या होगा? बॉडी से कफ प्रसेक यानी कफ का एलिमिनेशन होने लगेगा, पूरी बॉडी में डिस्कलरेशन हो जाएगा, इतना ज्यादा बॉडी में पॉइजन स्प्रेड कर चुका है कि जॉइंट पेन होगा, सारे दोषास का विशेषण होने लग जाएगा, ठीक है। फिर सिक्स्थ वेग आते आते क्या हो जाएगा? पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसको सीवियर डायरिया हो जाएगा, ठीक है। वृषम चाहती सारी पे सीवियर उसको डायरिया हो जाएगा, क्योंकि बॉडी क्या चाह रही है? कैसे भी वो पॉइजन बॉडी से बाहर चला जाए। सेवंथ में क्या है? स्कंद, पृष्ठ, कटिबंध, इन तीनों में, शोल्डर में, बैक में और पेल्विस में एकदम कटिंग पेन होगा। सन्निरोध मतलब कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी, फिर डेथ हो जाएगी पर्सन की, ठीक है। ये जो हमने याद किया ये हमने सुश्रुत कल्पस्थान से रेफरेंस लेके याद किया, ठीक है। फिर इसकी चिकित्सा भी हमें देखनी है, तो मैंने कुछ की जैसे यही मेंशन कर दिए। फर्स्ट वीक में हम क्या देंगे? वमन करा देंगे, क्योंकि पेशाबी पॉइजन तो माउथ तक है ना, लोकलाइज एरिया में, तो वमन कराएंगे। शीतम्बु सेचितम, उसको पॉइजन का हमने पढ़ा था कि गुण क्या होते हैं? काफी उष्ण होते हैं, तो शीतम्बु ठंडे पानी से हम उसको सेक वो देंगे, अभिषेक। फिर अगत देंगे,
फॉर्मुलेशन देंगे किसके साथ, अनुपान में मधु और सर्पी के साथ। सेकंड में क्या होगा, कंठ पर हो जाइए सब, तो उसमें कंठ तक पहुंच गए, तो हम जो सेम हमने ये ट्रीटमेंट यहाँ किया था वो तो हम देंगे प्रीवियस वाला, उसके साथ हम उसको विरेचन देंगे क्योंकि वो बॉडी में स्प्रेड कर रहा है पॉइजन, तो उसको हम विरेचन भी दे देंगे ताकि दोनों मार्ग से हम उसको बाहर निकाल, वमन से ऊपर अपवर्ड बॉडी में जो भी पॉइजन होगा वो निकल जाएगा, अधो नीचे जो डाउनवर्ड बॉडी पार्ट्स में जो भी पॉइजन होगा वो विरेचन से निकल जाएगा। ये सब मैं आपको याद हो जाए इसलिए बोल रही हूँ ना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, जस्ट मैं चाहती हूँ आप लोगों को ये याद हो जाए। फिर थर्ड वेग में क्या होगा, थर्ड वेग में हम उसको, जैसे इसमें आंख वाले भी सिम्टम्स इन्वॉल्व हो गए तो हम उसमें इसको क्या देंगे, अंजन देंगे, नस्य देंगे, ठीक है, और अगत पान देंगे। ठीक है, तो चिकित्सा में हमने क्या क्या देगा, फर्स्ट प्रथम देगी तो वांतन यानी वमन, शीतंबु शीतम, अगत देंगे, अगत यानी फॉर्मुलेशन किसके साथ देंगे, मधु और सर्दी के साथ। फिर सेकंड द्वितीय में क्या देंगे, जो पहले बताया गया है वो, उसके साथ साथ क्या देंगे, विरेचन। तो फर्स्ट वाले जो फर्स्ट बताया गया फर्स्ट, उसके साथ क्या क्या देना है, विरेचन। थर्ड में क्या देना है, अगत पान देना है, नस्य और अंजन देना है क्योंकि इसमें आंखों का भी इन्वॉल्वमेंट था इसलिए। फिर फोर्थ में देखो, फोर्थ में हम अगत पान तो देंगे पर उसको स्नेह के साथ मिश्र करके देंगे, ठीक है, तो अगत किसके साथ देना है हमें, स्नेह के साथ, ठीक है, ये डिफरेंट याद हो जाएगा। फिर पांचवे में हम डिकॉक्शन बनाएंगे, ठीक है, मधु का क्वाथ बनाएंगे फिफ्थ में, ठीक है, एंटी पॉइजनस ड्रग देंगे किसके, डिकॉक्शन के साथ, मधु के क्वाथ के साथ, मधु क्वाथ याद रखना, ठीक है, उसके साथ हनी इनके साथ हम देंगे। सिक्स्थ में हमने पढ़ा था, लक्षण में क्या पढ़ा था, वृषम च अतिसार था, मतलब पेशेंट को सीवियर डायरिया हो जाएगा, तो जो चिकित्सा अतिसार के अंदर बताई गई है वही चिकित्सा हम इसके अंदर 6 वीक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम उसको अपीडक नशे भी दे सकते हैं। फिर 7 जो होता है ना, मूर्धनी काक पदम कथवा अष्टक पिशतम सफेद, मतलब जो मूर्धनी जो होता है, मूर्धन रीजन पे, हेड पे, उसके जो काक पदम क्रो लाइक फीट जैसा हम उस पर कट करेंगे और उसके ऊपर हम उस पर मीट और ये सब लगाएंगे। यही वाली चिकित्सा गर्दन में विष चिकित्सा के अंदर जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर भी आप पढ़ेंगे कि ऐसे काकपद जैसा वो कट लगाते हैं एकदम, फिर उसके ऊपर मेडिसिन अप्लाई करते हैं, जैसे इसमें बताया गया है कि ब्लड मीट ऐसा हमको अप्लाई करना है। फिर आता है विषपीत और विष मुक्त लक्षण, लास्ट टॉपिक। विषपीत और विष मुक्त लक्षण क्या है, जिसमें मुक्त लक्षण क्या है कि जिस पर्सन ने विष पिया है उसके क्या लक्षण होंगे, और जो विष से फ्री हो चुका है मतलब पूरा निर्विषीकरण हो चुका है उसके क्या लक्षण होंगे। तो विष पीत लक्षण क्या होंगे, सवातम गृहधूम आभम पुरीशम, मतलब जो पेशेंट जो होगा उसके फीसेस जो होंगे वो सूत कलर के होंगे, एकदम धूम कलर के होंगे, स्मोकी जैसा था ना वैसे कलर के होंगे, और विद फ्लैटस, ठीक है, बार बार फ्लैटस के साथ। यो अतिसार, उसका मोशन जो होगा फ्रिक्वेंट होगा, लिक्विड होगा, अतिसार होगा ना। आधमात, आधम तो अति अर्थम उष्ण अश्रु विवर्णम 7 पीड़ित है, मतलब आधमान रहेगा, अति उष्ण अश्रु टीयर्स जो होंगे वार्म रहेंगे, विवर्ण डिस्कलरेशन रहेगा, 7 पीड़ित मतलब पूरी बॉडी में से वीकनेस ऐसा रहेगा, डिबिलिटेड रहेगा, उद्वम अत्यथा फेनम, वो जो है माउथ से फ्रोथ निकलेगा, ये तो आपने देखा ही होगा मूवी में, कोई भी पॉइजन लेता था तो ऐसा झाग निकलने लगते हैं, ठीक है, तो ये सब साइन और सिम्टम पीत लक्षण में हमें देखने को मिलेंगे। विषम मुक्त लक्षण क्या है, तो प्रसन्न दोषम प्रकृति धातुम अन्न अभिकांक्षम समुद्र जीवम प्रसन्न वर्ण इंद्रिय चित्त चेष्टा वेद्यो अवगच्छेद विषम मनुष्य, मतलब जो निर्विषीकरण जिसका हो चुका होगा, जो विष से मुक्त हो चुका होगा, उसके सारे दोष बैलेंस्ड होंगे, प्रकृति स्थिर धातु सारी नॉर्मल रहेगी, अन्न अभिकांक्षी मतलब उसको वापस उसकी एपिटाइट इंप्रूव हो चुकी होगी, समुद्र जीवा मतलब सारे मलास का एलिमिनेशन हो चुका होगा, ठीक है, कहीं कहीं मलास से कोरिलेट किया गया है, कहीं कहीं टंग से भी कोरिलेट किया गया है, बट मोस्टली जगह एलिमिनेशन ऑफ मलास लिखा था। प्रसन्न वर्ण में इंद्रिय चित्त चेष्टा, मतलब उसका वर्ण हो गया, उसकी इंद्रिय हो गई, उसका चित्त माइंड हो गया, उसकी चेष्टा है, सारी एक्टिविटीज सब क्या हो जाएगी, नॉर्मल, ठीक है। तो ऐसे लक्षण जब देख जाएंगे तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो पेशेंट है उसमें विष मुक्त लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये चैप्टर पूरा कवर हो चुका है, बस एक टॉपिक इसका रह गया, वो मुझे अब रियलाइज हुआ, मुझे ऐड करना था, ठीक है, तो विषय गुणानुसार कर्म, तो वो मैं शॉर्ट्स में ऐड कर दूँ ताकि आप अपने नोट्स में उसे भी ऐड कर लेना। थैंक यू।